गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का सहायक वचन का पहला पाठ, जिसका नाम है उत्तराखंड की यात्रा। ठीक है, कल हमने इस पाठ को आपको पढ़ाया था और समझाया था। आपको कहा था कि आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं उसे आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे और समझेंगे। पहला जो प्रश्न है आपके पाठ का वो है, उत्तराखंड के अंतर्गत कौन कौन से तीर्थ हैं? उत्तराखंड की यात्रा में शारीरिक कष्ट के विपरीत किस प्रकार का आनंद मिलता है और क्यों? तो यहाँ पे देखिए दो प्रश्न मिलाकर दिए गए हैं। पहला प्रश्न ये कि अंतर्गत कौन कौन से तीर्थ हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने आपको 4 धाम बताए, 4 तीर्थ बताए थे जब हमने कल आपको पाठ समझाया था। और किस प्रकार के शारीरिक कष्ट मतलब बहुत ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता है, लेकिन फिर भी उससे क्या मिलता है? आनंद मिलता है। तो और क्यों, तो इसको आपको समझाना है। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। उत्तराखंड के अंतर्गत हिंदुओं के पवित्र 4 धाम तीर्थ यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ है। उत्तराखंड की यात्रा अत्यंत दुर्गम एवं शारीरिक कष्ट प्रदान करने वाली है, किंतु इसके विपरीत उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण दृश्य एवं धार्मिक महानता एक विशिष्ट प्रकार का मानसिक आनंद प्रदान करती है, जिससे मार्ग तथा अथवा यात्रा के कष्टों की तीव्रता क्षीण सी हो जाती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 है, उत्तराखंड के चारों धाम किन 4 पवित्र नदियों के किनारे स्थित हैं? बताइए। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि जो नंबर्स हैं, मतलब वो ये जो क्वेश्चंस है वो इम्पॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जाम। मतलब आपको जब बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न बार बार पूछा गया है तो आपको ये जो नंबर्स यहाँ पे लिखे गए हैं तो उनका मतलब यही है। याद रखिएगा, 2009 में ये प्रश्न आया है, 13 में आया है, 15 में आया है और 17 में आया है। कल जब पढ़ाया था हमने तब भी आपको यही समझाया था कि इस पार्ट में जो ये प्रश्न है वो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार से पूछा जा सकता है। 1 नंबर में भी आ सकता है कि किस नदी का किस स्थान पर कौन सी नदी है ना, इस तरह से। तो उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध 4 धाम पवित्र नदियों के तट पर स्थित हैं। यमुनोत्री का मार्ग यमुना नदी के किनारे, गंगोत्री का मार्ग गंगा नदी के किनारे, केदारनाथ का मार्ग मंदाकिनी के किनारे तथा बद्रीनाथ का मार्ग अलकनंदा नामक पवित्र नदी के किनारे बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। उत्तराखंड के प्राकृतिक दृश्य श्रद्धालुओं को क्यों आकर्षित करते हैं? उत्तराखंड के प्राकृतिक दृश्यों के सौंदर्य के सामने ना तो कश्मीर के दृश्य ठहरते हैं और ना ही स्विट्जरलैंड के। स्वच्छ जल समेटे कल कल करती पवित्र नदियाँ, वर्ष भर बर्फ से आच्छादित रहने वाले पर्वत चोटियाँ, हरे भरे वृक्षों से भरे घने जंगल, चारों ओर फैली हरियाली, घाटी की मनोहारी वादियाँ, चीड़ और देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष, गगनचुम्बी ऊंचाई से गिरते जलप्रपात, शांत मनोरम वातावरण, सब कुछ ऐसा लगता है मानो किसी दूसरे लोक में आ गए हों। यही कारण है कि इस प्रदेश की यात्रा के कष्टदायक होने के बाद भी श्रद्धालु उत्तराखंड के प्राकृतिक दृश्यों के प्रति अत्यधिक आकर्षित हो अपूर्व मानसिक आनंद प्राप्त करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है आपका, ज्योतिर्मठ के विषय में संक्षिप्त जानकारी लिखिए। तो आज भी उत्तराखंड के शंकराचार्य जी के कार्यों एवं उनके निवास स्थान के प्रत्यक्ष दर्शन किए जा सकते हैं। ज्योतिर्मठ में आज भी वह सहतूत का वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर तपोभूत शंकराचार्य जी को ज्योति के दर्शन हुए थे। इस स्थान के निकट ही उनकी वह शंकर गुफा भी देखी जा सकती है जिसमें वे निवास किया करते थे। इसी वृक्ष के नीचे भगवान शंकराचार्य ने तत्व ज्ञान के महान ग्रंथ शांकर भाष्य की रचना की थी। ज्योतिर्मठ का सेब, नाशपाती, अखरोट आदि फलों से लदे पौधों का बगीचा है उसके पास, है ना। संस्कृत का विद्यालय है। आज भी जगत गुरु शंकराचार्य जी के पवित्र प्रयत्नों और संकल्पों को दोहरा रहा है, जिसके दर्शन मात्र से संसार ने महान प्रेरणा पाई है। प्रश्न क्रमांक 5 की ओर बढ़ते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने तपोवनों में भारत की एकता पर चिंतन किया है, समझाइए। तो हमारे ऋषि मुनियों ने गांव शहर के कोलाहल और आकर्षण से दूर तपोवनों में एकांत साधना द्वारा सदैव भारत की जो एकता तथा हित की चिंता की है वह उनके कार्यों द्वारा सिद्ध हो जाती। उपयुक्त कथन की पुष्टि के लिए मात्र यह उदाहरण पर्याप्त होगा। भारत के उत्तर में स्थित 4 धाम में से 2 देव मंदिरों केदारनाथ और बद्रीनाथ के पुजारी, जिन्हें रावल कहा जाता है, उत्तर के ना होकर केदारनाथ के कर्नाटक से और बद्रीनाथ के केरल से आते हैं।
आज तक उनके द्वारा निर्धारित की गई पूजा पद्धति और नियम का पूर्णतया पालन हो रहा है। भारत को एकता के सूत्र में बांध कर रखने की भावना का इससे अच्छा भला उदाहरण क्या हो सकता। तो देखिए बहुत अच्छा ये पार्ट है, कल हमने आपको समझाया था कि उत्तराखंड एक बहुत अच्छी, बहुत ही सुंदर जगह है। जो लेखक ने यहाँ पे बताया है कि जो व्यक्ति नास्तिक भी अगर मान लो है और वो उस स्थान पे पहुँच जाता है तो वो अपने आप उसमें ईश्वर की आस्था जो है वो जागने लगती है, ईश्वर को वह मानने लगता है, ईश्वर का स्वरूप उसको दिखाई देने लगता है। तो यदि कोई व्यक्ति घूमने के पर्पस से भी वहाँ जा रहा है कि हमें तो बस घूमना है, देखना है, तो वो अपने आप क्या हो जाता है, भक्तिमय जो है वो भक्तिमय बन जाता है इस स्थान पे जाके। तो भारत तो हमारा देश जो है वह महान है ही, ये तो हम बात सभी जानते हैं। धर्म से जुड़ा हुआ है ना, तो भक्ति से जुड़ा हुआ है, ये तो हमारे प्राचीन समय से सभ्यता से चला आ रहा है। लेकिन ये बताया है कि उत्तराखंड एक ऐसा पवित्र और पावन स्थान है कि जहाँ कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पापी हो, अच्छा व्यक्ति हो, बुरा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो है वो जाता है तो उसके मन का सारा मैल जो है वो धुल जाता है, वह पाक और पवित्र बन जाता है और वह भक्तिमय जो है वो बन जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। प्रश्न क्रमांक 6 है हमारा, लेखक ने उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में क्या लिखा, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। लेखक के अनुसार उत्तराखंड में शक्ति और ऊर्जा के अपार स्रोतों के साथ साथ विशाल प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं। जीवन के मूल आधार जल की इतनी प्रचुरता एवं शुद्धता में उपस्थिति इस प्रदेश को दुनिया के अन्य किसी भी स्थान से अलग करती है। इस प्रमुख प्राकृतिक संसाधन का उपयोग कृषि कार्यों, बिजली उत्पादन इत्यादि में और प्रभावी विशाल स्तर पर किया जाता है। उत्तराखंड के विशाल भूभाग में फैले घने जंगल अपने आप में बहुउपयोगी वृक्षों को समेटे हुए हैं। विविध प्रकार के इन वृक्षों से प्राप्त होने वाली विभिन्न वस्तुओं का उपयोग भी जनहित एवं देश हित में किया जा सकता है। विशाल पर्वतों के विविध प्रकार के इन वृक्षों से प्राप्त होने वाली विभिन्न वस्तुओं का उपयोग भी जनहित में किया जाता है। देखिए आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे ये बताया गया है कि प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है उत्तराखंड। सबसे मूल जो चीज़ जिस चाहिए हमें आवश्यक होती है वो क्या है, जल। तो यहाँ पे जल, शुद्ध जल की, जल ही नहीं शुद्ध जल की जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ना। जल का जो है वो सभी लोग प्रयोग करते हैं और बल्कि भिन्न भिन्न कार्यों में भी जल का इतना पर्याप्त जल है वहाँ पे है कि सभी लोग तो इस्तेमाल करने का तो है ही। उसके अलावा भी जो संसाधन है जैसे बिजली बनाना, कृषि कार्य में है ना, सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता पड़ती कृषि कार्य में अर्थात खेती किसानी में जो आवश्यकता पड़ती जल की, उसमें भी ये प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो जाता है सभी व्यक्तियों को। और इतना अधिक हमारे पास हम कह सकते हैं कि जल वहाँ पर उत्तराखंड में पाया जाता है कि बिजली उत्पादन, जल के द्वारा बिजली उत्पादन भी किया जाता विशाल स्तर पर। विशाल मतलब बड़े स्तर पर यहाँ पर बिजली उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पे जो घना जंगल है, अब घने जंगल के साथ साथ यहाँ पे जो जंगल है वो बहुउपयोगी भी है। बहुउपयोगी मतलब कि यहाँ पर औषधियाँ प्राप्त होती हैं, जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं, बड़े बड़े जो सुंदर सुंदर लकड़ी के पेड़, मतलब इतनी अच्छी अच्छी लकड़ियाँ यहाँ पाई जाती हैं। सागौन हो गया, शीशम हो गया है, तो बहुउपयोगी बहुमूल्यवान जो है यहाँ पर लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। विभिन्न प्रकार के इन वृक्षों से प्राप्त होने वाली विभिन्न वस्तुओं का उपयोग भी जनहित एवं देश हित में किया जाता है। यहाँ पर जो यहाँ पे चीज़ें प्राप्त होती हैं उनका इस्तेमाल वहाँ के लोग तो करते ही हैं, लेकिन साथ साथ जितने भी मतलब हमारे पूरे देश के हित के लिए इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के इन वृक्षों से प्राप्त होने वाली विभिन्न वस्तुओं का उपयोग भी जनहित एवं देश हित में किया जाता है। विशाल पर्वतों के अंदर मौजूद खनिज पदार्थों के अक्षय भंडारों को खोजने एवं उन्हें बाहर निकालने की दिशा में प्रयास होने चाहिए, जिससे उनका व्यावसायिक रूप से उपयोग इस प्रदेश के विकास में योगदान दिया जा सके। पशुपालन की यदि हम बात करें तो पशुपालन भी आधारित कुटीर उद्योग में संबंधित परियोजनाओं को बनाने एवं उन्हें सफलतापूर्वक लागू करवाने की दिशा में प्रयास होने चाहिए। अंततः यह कहा जा सकता है कि प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से उत्तराखंड एक संपन्न प्रदेश है। क्लियर? यानी उत्तर प्रदेश कैसा जो देश है वो एक संपन्न जो है वो प्रदेश है, सुंदर है, आकर्षित है, मनमोहक है, भक्तिमय है, मतलब हर सारी जो विशेषताएं हैं वो हमारे उत्तराखंड में मिलती हैं। अगला जो प्रश्न है, इस यात्रा वृतांत को पढ़कर आपके मन में कौन सी प्रेरणा जागृत हुई?
उत्तराखंड से संबंधित इस यात्रा वर्णन को पढ़कर सर्वप्रथम उत्तराखंड के शीर्घ से शीर्घ भ्रमण की भावना, मतलब हमें जब हमने इसको पढ़ा तो हमें कैसा लगा कि नहीं, अब हमें भी क्या करना है, उत्तराखंड जाना है, उत्तराखंड घूम कर आना है। शीघ्र से शीघ्र भ्रमण की, वहाँ मतलब बहुत जल्दी से जल्दी जब हम पहुँच जाएं कहाँ, उत्तराखंड। इस यात्रा वृत्तांत में वर्णित स्थानों, वस्तुओं इत्यादि की जीवंत देखना एवं उनकी उपस्थिति को अनुभव करना, इन सबके सोचने मात्र से ही रोमांच का अनुभव होता है। उत्तराखंड की देवभूमि, जहां हमें प्रकृति से तालमेल बनाकर प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का जनहित में उपयोग करने की प्रेरणा देती है, वहीं यह हमारी महान धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत पर भी अभिमान करने, किंतु उनके संरक्षण के लिए भी क्या करना है, प्रेरित करना। यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे जो है वो हमें प्राकृतिक संसाधन देखने को मिले, और हमने भिन्न भिन्न प्रकार के जंगलों की जो वनों में जो चीज़ें पाई जाती हैं, हमने उनके बारे में सुना और समझा। तो हमारा क्या मन हुआ कि हमें भी उत्तराखंड एक बार अवश्य जाना है। लेकिन हम सभी को इसलिए भी जागरूक करेंगे कि क्या करें लोग, हमारी जो विरासत जो हमें ये मिली है प्रकृति के द्वारा, हमें उसकी रक्षा करनी है, संरक्षण करना है ना, और उस सुंदर अतीत में झांकने का अवसर प्रदान करती है। अब जब हमारे महान संत महात्माओं, तपस्वियों एवं विभूतियों ने निस्वार्थ सेवा भाव से अनूठे काम संपादित किए थे। क्लियर? तो ये था आपका पाठ 1 सहायक वाचन का। इसे आपको कल हमने समझाया था, आज हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तर किए हैं। अब आपको क्या करना है, आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में नोट करने हैं, याद करना है ना। और क्या करेंगे आपको यूट्यूब के लिंक पर जाके वीडियो में क्या करना है, लाइक करना है, और कमेंट ओके मैम कमेंट, जब आप इसको लिख लेते हैं तो आपको ओके मैम का कमेंट ज़रूर करना है ना। चलिए ओके, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में और याद कीजिए।